हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद यूट्यूब पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने राज्यसभा पर चर्चा करी थी और उसके अंतर्गत हमने राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल पर चर्चा करी, राज्यसभा के पदाधिकारियों के पर चर्चा करी थी, हमने सभापति पर चर्चा करी, उपसभापति के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या प्रावधान किए गए। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा की शक्तियां या कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा के शक्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विधायी शक्ति की बात करते हैं। दोस्तों, विधायी शक्ति के अंतर्गत ये कहा गया है कि धन विधेयक को छोड़कर, यानी मनी बिल की अगर हम बात करें, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक, किसी भी प्रकार के विधेयक की बात करें या सभी विधेयक राज्यसभा में रखे जा सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक राज्यसभा में रखे जा सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर कोई बिल लोकसभा में आता है और लोकसभा पारित करके उसको राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा के पास ऐसे अधिकार हैं कि ऐसे विधेयकों को या ऐसे बिल को राज्यसभा 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। यानी राज्यसभा के पास ऐसे अधिकार हैं कि लोकसभा अगर किसी बिल को पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा ऐसे विधेयकों को 6 महीने तक अपने पास रख सकती है। या अगर हम बात करें राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करके लोकसभा के पास भेजती है तो लोकसभा के पास भी ऐसे अधिकार है कि वो मैक्सिमम 6 महीने तक उसको रोक कर रख सकती है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो 6 महीने से ज़्यादा का अगर समय हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार हैं कि वे आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है और यह कहा गया है कि एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं कर रहा, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा समय ले रहा है उसे पारित करने में, या उसको किसी प्रकार से मतभेद हो रहा है दोनों सदनों के बीच, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। बुलाता भारत का राष्ट्रपति है संयुक्त अधिवेशन को, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं है, उस समय उसका पद खाली है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसके पास ऐसे अधिकार हैं कि वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लेकिन मान लीजिएगा कि उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऐसी परिस्थिति के बारे में कहा गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसके पास ऐसे अधिकार हैं कि वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा का सभापति सदन की अध्यक्षता कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है, क्या वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैंने उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाया और भारतीय संविधान का आर्टिकल 89 आपको पढ़ाया था और मैंने उसमें बताया था कि
भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करे। क्यों अधिकार नहीं है? चूंकि राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसके पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करे। अगली अगर हम शक्ति की बात करें तो वित्त संबंधी शक्ति है। वित्त संबंधी शक्ति की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक लोकसभा में रखे जाते हैं और धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है। यानी कि धन विधेयक की विधायी प्रक्रिया का प्रावधान किसमें कर रखा है? विधायी प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 में कर रखा है। और ये कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में आते हैं सबसे पहले, और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के पास ऐसे अधिकार है कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ये कहा गया है आर्टिकल 109 में, ये कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में रखे जाएंगे और लोकसभा उसको पारित करके राज्यसभा में भेज देगी। लेकिन अगर हम बाकी विधेयकों की बात करें तो बाकी विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा के पास ऐसे अधिकार थे कि राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकती है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कहा गया है कि राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। यानी ये कहा गया है कि जब भी कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक किसी भी धन विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती है। अगर वह 14 दिन के भीतर उसे पारित कर देती है तब तो वह राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा, और अगर वह 14 दिन के भीतर उसे पारित नहीं करती है तो 14 दिन के बाद क्या है, वह राज्यसभा से स्वयं पारित मान लिया जाता है। लेकिन इस बीच में 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा लोकसभा को किसी प्रकार के संशोधन की सिफारिश करती है तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकसभा इसकी सिफारिशों को मान भी सकती है और इसकी सिफारिशों को नहीं भी मान सकती है। तो वित्त संबंधी शक्ति की बात करें तो इसमें यही कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक इसको रोक कर रख सकती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की अगर हम बात करें तो क्या क्या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं? दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। यानी ये जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के सदस्य ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सदस्य ही होंगे, बल्कि राज्यसभा के सदस्य भी क्या है, मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि राज्यसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री परिषद त्यागपत्र नहीं देगी, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यह कहा गया है कि अगर लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करेगी तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्यसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करेगी तो ऐसी परिस्थिति में मंत्री परिषद त्यागपत्र नहीं देती है। राज्यसभा के बारे में ये कहा गया है कि राज्यसभा इस तरह के प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को संकट में डाल सकती है। प्रश्न पूछकर वाद विवाद के माध्यम से राज्यसभा मंत्री परिषद को संकट में डाल सकती है या उनसे क्या है, प्रश्न पूछ सकती है। अगर हम संविधान संशोधन शक्ति की बात करें दोस्तों, किसके बारे में, संविधान संशोधन के संदर्भ में अगर शक्ति की बात करें तो राज्यसभा को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं या क्या क्या उसके पास पावर है संविधान संशोधन के मामले में। ये कहा गया है कि संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा
दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आता है और लोकसभा उसको पारित करने से मना कर देती है तो संविधान संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। और अगर संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में आता है और राज्यसभा उसको पारित करने से मना कर देती है तब भी वह समाप्त हो जाएगा। या यूँ कह लीजिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आता है और लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है और राज्यसभा ऐसे विधेयकों को पारित करने से मना कर देती है तो वह विधेयक स्वयं समाप्त हो जाएगा। या यूँ कह लीजिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक पहले राज्यसभा में आता है और राज्यसभा उसको पारित करके लोकसभा के पास भेजती है और लोकसभा उसको पारित करने से मना कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में भी संविधान संशोधन विधेयक स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर एक सदन से पारित हो जाता है और दूसरा सदन पारित करने से उसको मना करता है तो समाप्त हो जाएगा, और दूसरे सदन से पारित हो जाता है, पहला सदन उसको पारित करने से मना करता है, तब भी ये क्या है, समाप्त हो जाता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियों की अगर हम बात करें, निर्वाचन संबंधी शक्तियों की बात करें तो क्या क्या राज्यसभा को निर्वाचन संबंधी शक्ति प्राप्त है। ये कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये राज्यसभा के उप सभापति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसके निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा की अगर संकटकालीन शक्तियों की बात करें तो इसके मामले में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो ये घोषणा 1 महीने तक लागू रहती है। कब तक लागू रहती है, ये घोषणा 1 महीने तक लागू रहती है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए इसको जारी रखने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा समय समय पर उसको स्वीकृति प्रदान करती रहेगी। यानी राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन होता है, ये कभी ना भंग होने वाला सदन होता है। इसीलिए अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है ऐसी परिस्थिति में तो राज्यसभा समय समय पर ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देती रहती है। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा गठित होकर आएगी तो उसको से भी क्या है, स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम अन्य शक्तियों की बात करें तो अन्य शक्तियों के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए। अन्य शक्तियों के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा यदि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, किसकी, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वालों के, किसके, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से अगर बहुमत पारित कर देती है तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी राज्यसभा के पास आर्टिकल 249 के तहत ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से अगर पारित कर देती है तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और 249 के तहत राज्यसभा के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह ये जो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया राज्य सूची का, इसको केंद्र सरकार के हवाले कर सकती है। यानी राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। भारतीय संविधान के अगर हम
अनुच्छेद 312 की बात करें तो अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है कि राज्यसभा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। यानी आर्टिकल 312 राज्यसभा को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है या केंद्र से नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने की सिफारिशें कर सकती है। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ा राज्यसभा की शक्तियों के बारे में और कल हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा।